वालेकुम। लीजिए हाजिर है मुक़द्दर का पार्ट 15। पेश खिदमत है बेहतरीन नावल मोहिउद्दीन नवाब साहब का। बहुत इंटरेस्टेड नावल है, आप लोग सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम बेटी के सिलसिले में बेटी का साथ देते हैं और आप अब बेटे के मामले में बेटे का साथ दे रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने मानती हूँ कि हशमत से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए। तुम ऐनी को ज़रा प्यार से समझा सकती हो, वो हशमत को माफ़ कर देगी। सॉरी मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुराब अली ने कहा। बेगम खामोश हो जाओ, इससे कुछ ना कहो। ये तो इसे भाई भी कहना गवारा नहीं कर रही है। ये इसके बचाव के लिए कुछ नहीं करेगी। ये जो करना चाहती है इसे करने दो। उर्ज ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मैं अपना ज़रूरी सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ। जब तक ऐनी को इंसाफ नहीं मिलेगा और इसके मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, इस वक्त तक मैं वापस नहीं आऊँगी। वो इनसे मुँह फेर कर चली गई। इन दोनों को इस वक्त उर्ज से ज़्यादा हशमत की फ़िक्र थी। यूँ भी वो खुद कफील थी, लेडी डॉक्टर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रही थी। वो दोनों ही जानते थे कि मिला की दौड़ मस्जिद तक वो यहाँ से निकलकर क्वार्टर में जाएगी, लिहाजा उन्होंने इसकी इस तरह जाने पर कोई एतराज़ नहीं किया। ज़ीशान अपने दफ्तर में बैठा हुआ था। दुर्दाना बेगम ने इससे 2 घंटे की मोहलत ली थी और सैयद तुराब अली ने वायदा किया था कि जैसे ही हशमत घर आएगा तो फ़ौरन ही इसे लेकर इसके ऑफिस में पहुंच जाएगा। वो इन दोनों का मुंतज़िर था। इंतज़ार के इन लम्हात में इसे गुल खानम याद आई थी। इसने इंटरकॉम के ज़रिए अपने महातत से कहा, अंदर आ जाओ। महातत फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर इसके सामने हाजिर हो गया। सलूट मारते हुए बोला, यस सर। गुल खानम के पास गए थे? नो सर, आप हुक्म दें तो अभी चला जाता हूँ। तुम्हें अपने तौर पर भी वहाँ की खैर खबर रखनी चाहिए। ऑल राइट सर, मैं अभी जाता हूँ। पहले गुल खानम से फ़ोन पर रब्ता करो, बल्कि मेरी बात करवाओ। ओके सर। वो सलूट करके चला गया। तसव्वुर में बड़ी उजड़ी हुई सी गुल खानम को देखने लगा। इसे इस माँ से हमदर्दी थी जिसके शौहर ने इसकी गोद वीरान कर दी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का गला नहीं दबाया गया था। यावर खान ने भी यही बयान दिया था कि इसने बच्चे का गला नहीं दबाया था। इसने इसकी आवाज़ बंद करने के लिए इसके मुंह पर हाथ रखा था, मगर बाप कातिल साबित नहीं हो सका था। इंटरकॉम का बजर सुनाई दिया। इसने बटन दबा कर पूछा, कौन है? मातद ने कहा, सर फ़ोन रिसीव करें, गुल खानम की सेक्रेटरी से बात हो सकेगी। इसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, एसपी ज़ीशान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुल की सेक्रेटरी बतूल बात कर रही हूँ। इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं बज़ाहिर तो एक सेक्रेटरी हूँ, लेकिन एक ज़रिए ज़िम्मेदार खातून की हैसियत से पूरी कोठी के इंतज़ामात भी संभालती हूँ और गुल खानम का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं कल से इसके लिए बहुत परेशान हूँ। नई उलझनें सामने आ रही हैं। कैसी उलझनें? जब से बच्चे की तदफीन हुई है तब से गुल खानम बिल्कुल ही गुमसुम हो गई है। ना कुछ खा रही है ना पी रही है। पिछली रात मैंने जिस सोफे पर इसे बैठे देखा था वो अभी तक वहीं बैठी हुई है। कल से अब तक जाग रही है। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो तो ना कुछ बोल रही है ना सुन रही है, बस इतना कहती है कि इसे तना छोड़ दो। ज़ीशान बड़े दुख से सुन रहा था। वो ऐसी औरत थी जिसकी मांग भी उजड़ गई थी और गोद भी। वो बोला, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं अभी बात कराती हूँ। वो रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद इसकी मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी, हेलो, मैं बोल रही हूँ। हेलो, मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ।
तुम जिन सदमात से गुज़र रही हो इनके पेश नज़र ये नहीं पूछा जा सकता खैरियत से हो या नहीं। वो एक सर्द आह भर कर बोली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, पास में कुछ है मगर खैरियत नहीं। तुम सब्र और हौसले से काम लोगी तो सब कुछ एक बार फिर नॉर्मल हो जाएगा और तुम बेहतरी की तरफ लौट आओगी। मगर तुमसे जो नुकसान उठाया है तुमने जो नुकसान उठाया है वो तो कभी पूरा नहीं होगा। इसके लिए सब्र करना ही होगा। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, तुम कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे अभी मालूम हुआ है तुम सारी रात गुमसुम हो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। ये तो ख़ुद पर जुल्म करने वाली बात है और ऐसा करना दानिशमंदी नहीं है। आप अच्छी बातें समझा रहे हैं लेकिन मैं जिन हालात से गुज़र रही हूँ ऐसे में कोई बात समझ नहीं आ रही है। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? प्लीज़ आप अपनी कोई बात ना मनवाएं। आप मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। आपने यावर खां को आईनी सलाखों के पीछे भेजकर मुझे किसी हद तक मुतमईन किया है। वो यावर खां का जिक्र करते करते एकदम से चुप हो गई। जीशान ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो गई? वो एक ज़रा चौंक कर बोली, हाँ, मैं सोच रही थी कि मर्द कितनी ही मोहब्बत कर ले लेकिन 3 अल्फाज के जूते किसी भी वक्त औरत को इसकी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। यावर ने भी ऐसे ही जूते मारे हैं जिनके निशानात मैं कभी नहीं भुला सकूंगी। इतना कहकर वो रोने लगी। जीशान इसे तसल्ली देते हुए बोला, ये निशाना तुम्हारे आंसुओं से कम नहीं धुलेंगे। तुम इन्हें हौसलों से अपनी क़ुव्वत इरादे से मिटा सकोगे। वो आंसुओं को ज़ब्त करते हुए बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी तसल्लियाँ और दिलासे मुझे बहुत हौसला बख्शते हैं। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? जीशान ने घड़ी में वक्त देखा, फिर कहा, हाँ, आधे घंटे के लिए आ सकता हूँ, अभी आ रहा हूँ। रास्ता ख़त्म हो गया और रिसीवर रख कर अपनी कुर्सी से उठ गया। फिर कमरे से बाहर आकर अपने महातर से बोला, दुर्दाना बेगम और तुराब अली शाह का फ़ोन आया या वो ख़ुद यहाँ आए तो मुझे फ़ौरन मेरे मोबाइल पर मुत्तला कर देना। मैं आधे घंटे बाद वापस आऊँगा। फिर वो अपनी कार में बैठकर गुल खानम की कोठी में पहुँच गया। इसकी सेक्रेटरी बतूल इसे गुल खानम के दरवाजे तक लाई। फिर दरवाजे पर दस्तक देकर बोली, खानम, एसपी साहब तशरीफ़ लाए हैं। कुछ देर बाद ही दरवाज़ा खुल गया। गुल खानम ने सर के आंचल को दुरुस्त करते हुए कहा, अंदर आ जाएं। जीशान अंदर आया, फिर पलट कर बतूल से बोला, इनके लिए नाश्ता ले आएँ। गुल खानम ने कहा, मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहती लेकिन मैं चाय पीना चाहता हूँ और इसी शर्त पर पीऊँगा कि पहले तुम नाश्ता करोगी फिर इसके बाद मेरे साथ चाय पियोगी और अगर इनकार करोगी तो मैं भी चला जाऊँगा। इसने बेबसी से जीशान को देखा, फिर सर झुकाकर बतूल से मुस्कुराकर जीशान को देखा, फिर कहा, मैं अभी नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। वो चली गई और दोनों सोफे पर आकर बैठ गए। जीशान ने पूछा, क्या तुम कल से अब तक इसी सोफे पर बैठी हुई हो? इसने जवाब नहीं दिया, इसका सर झुका हुआ था। वो बोला, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम इस सोफे पर पत्थर बन गई हो। तुम्हारे के कितने ही चाहने वाले तुम्हें स्क्रीन पर देखते हैं। क्या तुम इनके लिए पत्थर का मुजस्समा बन जाना चाहती हो? क्या अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से अब इनके दिल नहीं जीतोगी, इनकी मोहब्बत हासिल नहीं करोगी? हम इस दुनिया में क्यों आते हैं? इसलिए कि इस दुनिया को कुछ और ज़्यादा खूबसूरत बनाकर जाएं। ये दुनिया मातम कदा नहीं है। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे गीतों की तरह बहुत ही मुतरन्नम है। मैं क्या करूं? कल से सोच रही हूँ कि मुझे भी मौत आ जाए मगर नहीं आ रही। सोचती हूँ सब्र आ जाए तो सब्र भी नहीं आता। मेरे अंदर मेरा बच्चा हमक रहा है, रो रहा है। ये तुम्हारे अंदर की ममता बोल रही है। एक माँ के एहसासात और जज्बात तुम पर हावी हैं। हाँ, मगर ये सच है कि मेरा बच्चा मेरे अंदर रो रहा है। क्या आप देखना चाहेंगे? ये तुम्हारे अंदर की ममता बोल रही है। एक माँ के एहसासात और जज्बात तुम पर हावी हैं। हाँ, मगर ये सच है कि मेरा बच्चा अंदर रो रहा है।
کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ذیشان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس چادر کے اندر اس کا ہاتھ ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا وہ ہاتھ چادر سے باہر نکالا تو اس کے ہاتھ کی ہتھیلی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بچے کے آنسو ہیں۔ وہ چادر کے ایک کونے سے منہ ڈھانک کر بولی، کل سے میرے اندر دودھ کی نہر بہہ رہی ہے اور اس سے سیراب ہونے والا بچہ نہیں ہے۔ میں یہ دودھ کسے پلاؤں؟ ذیشان نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا، پھر بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں تمہارے لیے اس خبر کی کیا اہمیت ہوگی، مگر اس رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تمہارے بچے کی موت گلا دبانے یا دم گھٹنے سے نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق رونے کی زیادتی کے بعد اس کی سانس رک گئی تھی۔ گل خانم نے چادر کو چہرے پر سے ہٹا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے آنکھوں کے سوال کو سمجھتے ہوئے بولا، ہاں، یاور خاں بے قصور ہے، اس نے تمہارے بچے کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہ ایک ذرا صدمے سے مسکرائی۔ میرے بچے کو چاہے قتل کیا گیا ہے یا وہ طبی موت مارا گیا ہے، دونوں ہی صورتوں میں میری گود اجڑی ہے، مگر یہ سن کر ایک ذرا بوجھ کم ہوا ہے کہ یاور خاں نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ وہ بولا، رپورٹ کے مطابق وہ بچہ طبی موت مرا ہے، لہٰذا عدالت یاور خاں کو 6 ماہ 1 سال کی سزا سنا سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ گل خانم کی گیلی ہتھیلی اب تک نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ ممتا کا ایسا متاثر کرنے والا نظارہ تھا جسے دیکھ کر ذیشان کا سر جھک گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے بچے کو کل سے دودھ نہیں پلایا ہے اور ممتا کے پیالے بھر بھر کر جھلک رہے ہیں۔ گل خانم کو یوں لگ رہا ہے جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے اور اس کے آنسو رہ رہ کر جھلک رہے ہیں، ماں کے پورے وجود کو بھگو رہے ہیں۔ پھر وہ بڑی دیر بعد ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہارے صدمات ناقابل برداشت ہیں، اس کے باوجود تم شعوری یا غیر شعوری طور پر برداشت کر رہی ہو، اور اس لیے برداشت کر رہی ہو کہ تمہارا بچہ واپس آنے والا ہے۔ اس بات نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ذیشان کو دیکھا۔ وہ بولا، ہاں، اپنا یہ ایمان مضبوط رکھو کہ قدرت کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ گلشن میں صرف خزاں نہیں آتی، پھول مرجھاتے ہیں تو دوسرے کھلتے بھی ہیں۔ تمہاری کوکھ میں ایک دوسرا بچہ آنے والا ہے۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا، پھر کہا، آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ماں کے ارادے کبھی کمزور نہیں ہوتے اور تم کمزور ہو، تمہارے اندر وہ بچہ ہمکتا رہے گا اور مچلتا رہے گا اور تم اسے دوبارہ اس دنیا میں لانے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ میری آج کی بات یاد رکھو اور اسے لکھ لو۔ وہ تڑپ کر بولی، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے، اب میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ جب شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے تو متعلقہ بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ آج نہیں تو کل، 1 برس یا 2 برس بعد ایک بچے کی خاطر تم ضرور شادی کرو گی۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں تمہارے اندر ایک بچے کے لیے جذبات ابھار کرنا چاہتا تھا اور میرا خیال ہے میں نے کسی حد تک اس میں کامیابی بیدار کیا ہے، جو آئندہ دوسری شادی کرتے ہوئے شرما نہیں جاؤ گی اور ہچکچائے گی، انتظار کرے گی، لیکن ایک بچہ اس کی انکار کو ہاں میں بدل دے گا۔ اس نے منہ پھیر لیا، چہرہ یوں چھپا لیا جیسے ذیشان سے چھپ رہی ہو۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا پولیس آفیسر اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی باتوں کو سمجھے۔ بطول خانم ایک ٹرالی میں ناشتہ اور پیالہ لے آئی، ٹرالی کو ان دونوں کے درمیان چھوڑ کر چلی گئی۔ ذیشان نے کہا، چلو شروع ہو جاؤ۔ وہ بولی، آپ ضد نہ کریں، میرا دل نہیں چاہتا۔ دل چاہنے لگے گا نہیں، تمہیں کسی کی خاطر زندہ رہنا ہے۔ اس نے چونک کر سوالیہ نظروں سے ذیشان کو دیکھا، پوچھا، کس کی خاطر؟ وہی جو تم سے چھین لیا گیا ہے اور جسے تم واپس لاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ پلیٹ لی، پھر سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگی۔
निवाले खाने के बाद रोने लगी, चादर से आंसू पोंछने लगी, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये सुनकर इत्मीनान हुआ है कि मेरे बच्चे का कातिल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैं इसे ख्वाह जालिम और संगिल कह रही थी। वो संगिल तो है, तुम पर जुल्म करता रहा है। वो सारी ज़िंदगी मुझ पर जुल्म करता रहता तो मैं कभी इसकी शिकायत ना करती, लेकिन इसने तलाक दी, ये बहुत बुरा किया। अब क्या करूं? तुम सोचो क्या कर सकती हो। मैं इसे बहुत चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जब से सुना है कि इसने मेरे बच्चे को नहीं मारा, तब से मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जा रहा है। ताज्जुब है, इसने तुम्हें कितनी बुरी तरह ज़ख्मी किया है, तुम्हें तलाक दी, फिर भी तुम्हारा दिल इसकी तरफ माइल हो रहा है। वो मुझे और ज़ख्मी करता, ज़ख्मों से चूर कर देता, मार डालता, मगर मैं न तलाक ना देता। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? वो चुप होकर सोचने लगी। ज़ीशान ने दूसरी तरफ जाते हुए कहा, खाती भी रहो और बोलती भी रहो। इसने दूसरी प्लेट ली, फिर बोली, मैं आपकी बात सुनना चाह रही हूँ, खा रही हूँ, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं तुम्हें खुश रखने के लिए तुम्हारी हर जायज़ बात मान लूँगा। मेरे यावर को सज़ा से बचा लें, अभी वो हवालात में है, इसे जेल में ना पहुँचाएँ। मैं हैरान हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो, पागल हो, दीवानी हो, इसकी सलामती और रिहाई चाहती हो। देखिए, मेरा मुतालबा जायज़ है, इसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है। मुझे ज़ख्मी किया है। मियाँ बीवी में तो झगड़े होते रहते हैं। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ, खुदा के लिए इसे रहा कर दें। ज़ीशान हैरानी से इसे देख रहा था, जिसने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, तलाक दे दी थी, इसकी हिमायत में बोल रही थी और इसकी रिहाई चाहती थी। इसने पूछा, तुम्हें इसकी रिहाई से अब क्या मिलेगा? क्या तुम इसे अपने घर में आने दोगी? नहीं, वो तो अब मेरे लिए नामहरम हो चुका है। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि वो मेरे पास चला आए, मगर ये गुनाह होगा। तुम औरत हो, मुतात होगी, गुनाहगार नहीं बनोगी, लेकिन वो मर्द है, रिहा होने के बाद तुमसे मिलने की ज़िद करेगा, यहाँ आना चाहेगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे घर के अंदर नहीं आने दूँगी। हाँ, मगर क्या? आगे बोलो। मगर मैं इसे दूर से देख तो सकूँगी। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मेरा दिल जितना नरम है इतना सख्त भी है। ये याद रखो, अगर मुझे कभी मालूम हुआ कि वो छुप कर यहाँ आता है और तुमसे मिलता है, तो मैं तुम दोनों को बेहयाई के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लूँगा। फिर तुम जानती हो कि हमारे मुल्क में बेहयाई की कितनी सख्त सज़ा है। खुदा के लिए आप मुझे बेहया ना समझिए। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। बस आप मुझ पर ये मेहरबानी करें, इसे रिहा कर दें। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस केस को और कमज़ोर बना दूंगा। फिर तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं रहेगी तो वो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, मैं आपकी 1000 शर्तें भी मान लूँगी। बोलें आप क्या चाहते हैं? मैं अभी यहाँ से जाऊँगा तो तुम आराम से सो जाओगी, तमाम फ़िक्र और परेशानी अपने दिमाग से निकाल दोगी, बच्चे के लिए मातम नहीं करोगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारी गोद और फूल दोनों खिलेंगे, ये मेरी दुआ है। वो इसे मोहब्बत और अक़ीदत से देखते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अंदर से टूटी हुई थी, आपने मुझे सिमेट लिया है, फिर से जोड़ रहे हैं। वो उठ कर खड़ा हो गया, फिर बोला, मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए जा रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठकर बोली, मैं भी चलूँगी, वहाँ यावर से मिलूँगी। वो इनकार में सर हिलाकर बोला, मैं अभी इजाज़त नहीं दूँगा। इससे मिलना चाहती हो तो शाम 6 बजे तक गहरी नींद सोती रहो, 7 बजे वहाँ आओ तो मैं तुम्हें मिलने की इजाज़त दूँगा। वो इसके साथ बेडरूम से बाहर आई। मैं वायदा करती हूँ शाम 6 बजे तक सोती रहूँगी। अब वो तुम्हारे लिए नामहरूम है, इसके सामने कैसे जाओगी? मैं पर्दा करूँगी, अपने चेहरे को अच्छी तरह छुपा लूँगी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो दीनी अहकामात के खिलाफ हो।
तुम वही अहकामात को अच्छी तरह नहीं समझती हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इद्दत के अयाम गुजरने तक औरत को ना तो घर की चारदीवारी से बाहर निकलना चाहिए, ना ही इसे अपनी आवाज़ सुनाना चाहिए और ना ही इसे किसी गैर मर्द की आवाज़ सुनना चाहिए। या खुदा, आप आलम दीन की तरह इतनी सख्ती से ना बोलें। मुझे इससे मिलने के लिए कुछ तो रियायत दें। मैं रियायत देने वाला होता कौन हूँ? मैं तो सिर्फ दीनी अहकामात की बात कर रहा हूँ। इसने बेख्तियार इसके हाथ को थाम लिया। इसके हाथों में ऐसी नरमी और ऐसी गर्मी थी कि पहली बार इसका लम्स मिलते ही ज़ीशान ने अंदर से झिरझिरी सी महसूस की। वह हाथ छुड़ाना चाहता था। इसने दोनों हाथों से इसके हाथ को दबोच कर कहा, आप नहीं समझेंगे। मैं कैसे समझाऊँ? जिस तरह अक्सर मुसलमान 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, एक आधा वक्त की पढ़ लेते हैं, इसी तरह मैं दीनी अहकामात पर भी अमल नहीं कर सकूँगी। खुदा के लिए मुझ पर सख्ती ना करें। मुझे इसलिए मिलने की इजाज़त दें। आप नहीं समझेंगे। मैं कैसे समझाऊँ? जिस तरह अक्सर मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते, एक आधा वक्त की पढ़ लेते हैं, इसी तरह मैं तमाम दीनी अहकामात पर अमल नहीं कर सकूँगी। खुदा के लिए मुझ पर सख्ती ना करें। मुझे इससे मिलने की इजाज़त दें। इसने घबरा कर हाथ छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम 7 बजे आ जाओ, मुझे देर हो रही है। वो फ़ौरन ही पलट कर तेज़ी से चलता हुआ इस कॉरिडोर से बाहर आ गया। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग को छू कर आया हो। इसे अपना हाथ अब तक इसके हाथों में महसूस हो रहा था। अजीब सा एहसास था। खुद तो आ गया है, अपना हाथ वहीं छोड़ आया है। मैं इसकी किस्मत की लकीर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उरूज ने घर छोड़ दिया। कार ड्राइविंग करती हुई हॉस्पिटल वाले क्वार्टर की तरफ जाने लगी। अभी वो नहीं जानती थी कि इसने आर्जी तौर पर माँ बाप से अलहदगी इख्तियार की है या ये अलहदगी मुस्तकिल होगी। वैसे हालात और वालिदैन के जज्बात बता रहे थे कि वो बेटे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसे एक बहुत बड़े जुर्म की सज़ा से बचाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं और ऐसे में वो अपने माँ बाप से समझौता करने वाली नहीं थी। वो विंड स्क्रीन के पार देख रही थी। ड्राइव कर रही थी और ये सोचकर दिलबर्दस्ता हो रही थी कि अचानक ही बिल्कुल तना हो गई है। अगरचे ये जानती थी कि ऐनी को इसके घर छोड़ने का मतलब तो इसके पास दौड़ी चली आएगी, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करेगी, इसकी तन्हाई दूर करना करेगी। लेकिन तन्हाई सिर्फ एक सहेली से दूर नहीं होती। पहली बार इसके दिल में ये बात आई कि अब बहुत हो चुकी है कि एक जीवन साथी ज़रूरी हो चुका है। इन दोनों सहेलियों अपने अपने जीवन साथी के बारे में समझती थी, बातें करती थी और इस नतीजे पर पहुंचती थी कि ख़ानदान में शादी करेंगी जहां 2 भाई हो और दोनों मिलकर एक ही छत के नीचे रहते हों ताकि दोनों भी दिन रात एक दूसरे के साथ रह सके। ऐनी ने पूछा, अगर किसी ख़ानदान से 2 भाइयाँ ना आए तो हमें क्या करना होगा? 2 भाई ना सही, 2 ऐसे गहरे दोस्त हों गहरी सहेलियाँ हैं तो इनके साथ भी हमारा गुजारा होगा। एक दूसरे से ज़्यादा करीब रहा करेंगी। और अगर दो गहरे दोस्त भी ना हुए तो क्या होगा? इस वक्त अरूज ने आजिज़ होकर कहा, हम किसी एक तन से एक शख्स से शादी करेंगे। मर्द के लिए 2 शादियां जायज़ है। हम इनकी बीवियां बनकर नहीं रह सकती। यह ऐसा अजीब सा ख्याल था कि ऐनी चौंक गई। ऐसा कभी नहीं होता। सहेलियां आपस में जितनी भी मोहब्बत करती हैं वो सिर्फ मोहब्बत सहेली को नहीं देती। ऐसा होता तो वह सहेली से शौकन बन जाती है। जब इसके जहनों में ऐसा ख्याल पैदा हुआ तो दोनों एक दूसरे से हसद और रखावत महसूस नहीं की। इनमें गहरी मोहब्बत से इतना गहरा प्यार था कि वो एक दूसरे को अपनी समझ ही नहीं सकती थी। वैसे उन्होंने महज बातें बनाई थी, कोई इरादा नहीं था
कि वो ऐसा ही करेंगी। वो तालीम याफ्ता और ज़हीन थी, ऐसी नादानी नहीं कर सकती थी। जज्बाती तौर पर ऐसा सोचा तो जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नहीं है। आज पहली बार घर छोड़ने के बाद इसने तन्हाई महसूस की और एक जीवन साथी के बारे में सोचा तो अचानक पाशा जानी इसकी निगाहों के सामने आ गया। इसने घबराकर फौरन ही ब्रेक लगाई। इसे अचानक सामने देखकर स्टीयरिंग लगा था। अगर वो कार न रोकती तो इससे कहीं टकरा देती। कार रोकने के बाद वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जैसे पाशा से टकराते टकराते बच गई हो। वो परेशान होकर सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं रह रहकर इसके बारे में क्यों सोचने लगती हूँ? मुझे क्या हो गया है? आज वो क्वार्टर में ऐनी की खैरियत मालूम करने आया तो ऐनी इसमें दिलचस्पी ले रही थी और वो मेरी तरफ मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा था। बड़ी बेबाकी से बार बार देख रहा था, जैसे मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं तो इससे कतरा रही थी। कार सड़क के किनारे रुकी हुई थी। विंड स्क्रीन के बाहर आगाज अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। दूर तक सड़क जाती हुई नज़र आ रही थी और इक्का दुक्का गाड़ियाँ इसे करीब से गुजर रही थी। इसने फिर कार स्टार्ट की और इसे आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग करते आगे बढ़ने लगी। गाड़ी की रफ्तार इतनी सुस्त थी जैसे वो सोचते सोचते चल रही हो और चलते चलते सोच रही हो। अगरचे पाशा जानी के देखने का अंदाज से लाशौरी तौर पर गुदगुदा रहा था, इसके बावजूद वो ऐनी के लिए जज्बाती होकर सोच रही थी। ये दिल है, चाहती थी कि पाशा जानी जैसे सच्चे और बेलौज नौजवान को ऐनी की ज़िंदगी में आना चाहिए। वो दोनों आदतन ऐसी ही थी। इन्हें कुछ भी हासिल होता था तो वो एक दूसरे के हवाले कर देती थी। अपनी सहेली को सब कुछ देकर और अपने लिए कुछ ना रखकर बड़ी खुश होती थी। जब वो हॉस्पिटल में अपने क्वार्टर के सामने पहुंची तो अंधेरा फैल चुका था। कार से उतरते वक्त इसने देखा एक टैक्सी इसके करीब आकर रुकी थी। इसकी हेडलाइट्स ऑफ करने के बाद जब दरवाज़ा खोलने के बाद पाशा जानी बाहर आया तो इसे देखकर चौंक गई। हैरानी से बोली, तुम तो चले गए थे। अगर चला गया होता तो यहाँ नज़र न आता। तुम यहाँ से ऐनी की कोठी में गई थी, मैं तुम्हारे पीछे था। आधे घंटे बाद तुम वहाँ से निकलकर अपनी कोठी में गई। मेरा दिल तुम्हारे पीछे चल रहा था। ये ऐसे अल्फाज थे कि एक बार फिर उरूज का दिल धड़कने लगा। दिन के वक्त दो अपने क्वार्टर में इसकी बेबाकी देख चुकी थी। वो बार बार सिर्फ इसे ही देखे जा रहा था और अब इतनी बेबाकी से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था जो इसकी दीवानगी को ज़ाहिर कर रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं है? यही कि तुम साए की तरह मेरे साथ रहो और यूँ बेबाकी से मैं अपने दिल के मामलात बयान करूँ। तुम चाहती हो कि जो बात मेरे दिल में है इसे छुपा लूँ, अंदर के सच को बाहर ना निकालूँ, मुनाफ़क़त करूँ। दिल में कुछ और ज़बान पर कुछ हो। क्या तुम यही चाहती हो? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझसे किसी तरह की तवक्को न रखो। नहीं रखूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत का सिला मोहब्बत से मिलेगा। अगर तुम मोहब्बत करने वालों को मोहब्बतें देना चाहती हो तो मैं ज़िद नहीं करूँगा। लीजिए, यहाँ पर शुरू हो रहा है उरूज और पाशा जानी टैक्सी ड्राइवर का मोहब्बत का शुरू हो रहा है। यहाँ पर इन दोनों की कहानी ये इसके आगे शुरू करूँगा, यहाँ पर रोक रहा हूँ। एंजॉय कीजिए और देखते रहिए।